तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स एम.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है हमारे इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप कम टाइम में अच्छे नंबर से यहाँ पे पास हो सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है आपके एम.फार्म में सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है। इससे पहले इसके हमने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को एक एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिया है, एनएमआर एंड यूवी विजिबल और आईआर वाला। तो आपने पिछली वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। आज हम इसके थर्ड जो यूनिट है यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको एक सिंगल वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो में बने रहने एंड तक। बाकी मैं आपको बता दूं, इनको समझने से पहले कुछ पॉइंट है उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हैं ताकि जो लेंथी सिलेबस है आपका कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है हमने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस पर सेलेक्ट किए हैं। टोटल जो आपके 6 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट में, उससे आपके 38 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से कुछ ऑलरेडी कवर हो गए हैं। बाकी आज इसके यूनिट थर्ड हम कवर करने वाले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं, बाकी इनका सॉल्यूशन कंप्लीट जो है हर एक सब्जेक्ट का और भी जो आपके सेमेस्टर में है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है और लॉगिन या रजिस्टर करने के बाद आपको ना वहाँ पे कई सारे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपने एम.फार्म के सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, फार्माकोलॉजी या फार्मास्टिक्स, और उसके अंदर एक बैच होगा, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसका नेम है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे जो दे रखी हैं चीज़ें, देखिए इसका प्रिंसिपल, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन आपने कवर करना है। कई सारी टेक्निक दे रखी हैं आयोनाइजेशन के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट है, केमिकल फील्ड, एफएबी, माल्टी वगैरह, इनको कवर करना है। कुछ एनालाइजर दे रखे हैं, साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है मास फ्रेगमेंटेशन, उसका रूल वगैरह, और कुछ डेफिनेशन है एंड एट द एंड इसकी एप्लीकेशन है। तो पहले क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि आखिर ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, मतलब शुरू से काउंट करने पर। तो लिखा है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक्चुअली में एक स्पेक्ट्रोमेट्री है। अभी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये स्पेक्ट्रोमेट्री है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इन चीज़ों में अंतर क्या है। देखिए अभी तक आपने यूनिट फर्स्ट में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, आईआर पढ़ा था, फ्लोरीमेट्री पढ़ी थी यहाँ पे, और आपका एमिशन वाले, और साथ के साथ आस पढ़ा था, और एनएमआर वगैरह। तो ये जो सारी टेक्निक थी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक थी। पर एक्चुअली में अगर मैं कहूँ जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपके सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी गलत यहाँ पे लिख गया है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। आप वीडियो को देखने के बाद इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा गूगल पे या और भी जो सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो देखिए हमने अभी यूनिट फर्स्ट या जब हमने स्टार्ट किया था इस सब्जेक्ट को, तो हमारा फंडा स्टार्ट हुआ था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने 2 वर्ड में ब्रेक करा था, स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी। स्पेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे EMR भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड स्कोपी का मतलब क्या होता है, यानी कि टू डिटरमाइन, मतलब कि पता लगाना। आप बोल सकते हैं कि किसी भी सैंपल पर या किसी भी अननोन कंपाउंड पर जब भी आप लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो उसके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उस लाइट को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाते हैं या फिर उनके बाद में एमिशन होता है, और उसी की बेसिस पर हम उनकी कंसंट्रेशन को, उनके स्ट्रक्चर को, फंक्शनल ग्रुप को, वो सारी जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ है उनको हम पता लगा पाते हैं। तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट का यूज़ कर रहे हैं। पर जो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप कहीं पर भी लाइट का यूज़ नहीं करोगे, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करोगे। इसी वजह से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है बल्कि एक स्पेक्ट्रोमेट्री है। अब दूसरी टर्म स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या अंतर है, देखिए स्पेक्ट्रो प्लस मैट्री। स्पेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है स्पेक्ट्रम ऑफ पीक, स्पेक्ट्रम ऑफ पीक। स्पेक्ट्रम ऑफ पीक क्या होता है, जैसे कि जो स्पेक्ट्रम निकल करके आता है कंप्यूटर में, ऐसे ही एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे कुछ पीक बन करके आती हैं, इसको हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है।
मैट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब कि इस स्पेक्ट्रम को मेजर करके किसी भी कंपाउंड की एनालिसिस करना, या तो उसकी स्ट्रक्चर को पता लगाना, या उसके मोलिकुलर मास को पता लगाना, या उसको आइडेंटिफाई करना किसकी मदद से, इस स्पेक्ट्रम को, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम, यहाँ पे पीक बन रही है तो स्पेक्ट्रम ऑफ पीक, तो उनको मेजर करना वही स्पेक्ट्रोमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं होता है कि यहाँ पे हम लाइट का ही यूज़ करेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही यूज़ करेंगे, पर स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको समझ आए कि स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। तो ये जो टॉपिक है ना आपके लिए एकदम नया होने वाला है, क्योंकि इसको आपने B.Pharm में पहले पढ़ा नहीं है। तो हम पहले जस्ट इसका इंट्रो देखेंगे कि भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसका आइडिया लेंगे कि ये क्या है, क्यों यूज़ होती है, कैसे काम करती है। फिर ये जो टॉपिक आपके आने वाले हैं ना उनको हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उनसे पहले कुछ बेसिक टर्म को हम समझ लेंगे जो इनके समझने के दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले से ही क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने NMR जब पढ़ी थी तब भी हमने यही किया था, क्योंकि ये दोनों टेक्निक आपके लिए एकदम न्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ कहाँ पे होती है। अगर यूज आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर बाद में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो पहला जो यूज है ना इसका वो है मोलिकुलर जो मास होता है ना किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, उसका जो भार होता है मोलिकुलर मास, उसको पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा कंपाउंड के स्ट्रक्चर वगैरह पता करना हो, मेन तो बस यही इसके दो यूज़ हैं, स्ट्रक्चर को पता करना हो या कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना हो और मोलिकुलर मास को यहाँ पे पता करना हो। बाकी बहुत सारे यूज़ तो बन ही जाते हैं कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या इम्प्योरिटी को फाइंड आउट करने में। मेन आपने ध्यान रखना है कि ये जो है मोलिकुलर मास, ठीक है, जो हम पढ़ करके आए हैं केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड का लिखा रहता है, तो वो इसी के जरिए पता करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर भी आप पता कर पाते हैं और उसको आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कौन सा कंपाउंड है। मतलब ये क्वालिटेटिव भी रहेगी, क्वांटिटेटिव भी रहेगी। क्वालिटेटिव कैसे कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, स्ट्रक्चर पता लगा पा रहे हो। क्वांटिटेटिव ऐसे कि आप मोलिकुलर मास को भी पता कर पा रहे हो। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए हम अब वर्ड को ब्रेक करके समझते हैं कि यहाँ पे ये क्या है टेक्निक। तो सिंपली वर्ड जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है मास प्लस स्पेक्ट्रो प्लस मेट्री। मास कहने का मतलब है वेट ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल, मतलब जिसको आप पता लगा रहे हो। कोई भी सैंपल है आपके पास, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका मास। ठीक है, स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम, मतलब जो ग्राफ बन करके आ रहा है मशीन के अंदर, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, कि जो भी स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसके अंदर जो ग्राफ बन करके आ रहा है उसको मेजर करके किसी भी अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर मास को पता करना या उसके स्ट्रक्चर को पता लगाना, आइडेंटिफाई करना, बस यही टेक्निक है आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, समझ आया आपको? अगर नहीं भी समझ आया, आप एंड तक वीडियो को देखते रहेंगे ना, तो आपको जब प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बाकी ध्यान ये रखना है, मैं अब डायरेक्टली आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इसका फंडा समझ देता हूँ कि आखिरी काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट होता है वो ये होता है कि जो भी आपके पास सैंपल है, सपोज करो कि ये आपके पास सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे ये इसके मॉलिक्यूल हैं, तो पहले जो भी मॉलिक्यूल हैं तो उनको आप आयोनाइज कीजिए। आयोनाइज करना है आपको, आयोनाइजेशन की प्रोसेस उसको हम बोलेंगे। जैसे कोई भी जो आपके मॉलिक्यूल हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनको आयंस में कन्वर्ट करना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन कई तरीक़ों से होता है, जैसे कि आपके सिलेबस में यहाँ पे कई सारी टेक्निक दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन, लाइक इलेक्ट्रॉन से या केमिकल या फील्ड, FAB, माल्डी, ये बहुत सारी टेक्निक यहाँ पे दे रखी हैं। तो मेन फंडा कहाँ से स्टार्ट होता है इसका, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, कि जो भी आपका सैंपल है उसको आयोनाइज कीजिए। सपोज करो कि आपने यहाँ पे ये बहुत सारे हाई एनर्जी के आपने यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर डाले, जो कि हाई एनर्जी आप यहाँ पे दे रहे हो, तो जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज, ये पहली शर्त है इसकी कि आपको जो भी एनालिसिस करनी है वो तभी कर सकते हैं जब उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। मोस्टली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जब आयोनाइजेशन से आपको आयंस मिल गए, इन्हीं मोलिक्यूल के आयोनाइज मोलिक्यूल आपको मिल गए, ठीक है, आयन मिल गए, अब उनको ना आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करना है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे एक मैग्नेट रहेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उससे आप पास करोगे, तो ये यहाँ पे उन पे चार्ज कितना है और उनका मास कितना है, उसके बेसिस पर यहाँ पे वो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। इनकी मास कितना है, स्मॉल m मास कितना है और उन पर चार्ज कितना है, ठीक है, इसके बेसिस पर। तो यहाँ पे जब भी आप आयंस को जो यहाँ बने हैं उनको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालते हैं, तो ये जो है उनका मास कितना है यानी कि उनका भार, और उन पर चार्ज कितना है, Z फॉर जीटा पोटेंशियल, इनकी चार्ज कितना है, मास कितना है और चार्ज कितना है, इसके बेसिस पर उनकी स्पीड अलग हो जाती है। जो हल्के होते हैं वो तेजी से जाते हैं, जो भारी होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पतला आदमी तेज भागेगा, मोटा आदमी थोड़ा स्लो चलेगा। तो ये जो है कहाँ पे पहुंचते हैं, डिटेक्टर के पास जाते हैं। डिटेक्टर इसी बेसिस पर कि उनका मास या उनके ऊपर चार्ज कितना है, उनकी स्पीड से पता कर लेता है कौन देर में आ रहा है कौन जल्दी आ रहा है। उसके बेसिस पर वो एक ग्राफ यहाँ पे तैयार करता है। जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा उसमें पीक आती है, और उसी पीक के बेसिस पर आप यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास और उसके स्ट्रक्चर को पता कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस में आपको कहूँ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम पहले जो भी सैंपल उसको आयोनाइज करते हैं, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, उनको मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालते हैं, मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर वो डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं, और वहाँ पे एक पीक या ग्राफ बन करके आ जाता है जिसकी मदद से उनका मॉलिक्यूलर मास और स्ट्रक्चर वगैरह हम पता कर पाते हैं। बस यही जो चीज़ है वर्ड ब्रेकडाउन और इन दोनों से मिलकर के यहाँ पे लिखी हुई है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेशली मास स्पेक्ट्रोमेट्री, is an analytical technique used to identify and study molecules by converting them into ions and measuring their mass to charge ratio। यही तो बात मैंने अभी बोली कि एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका जो यूज़ है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने या उसको स्टडी करने के लिए किया जाता है। कैसे कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल के उसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले आयंस में, और मेजर करना है आपको मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर आप पता करेंगे कि उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है और कितनी क्या उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे बेसिक इसका इंट्रो था। बाकी अभी हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे यूनिट खत्म होगी आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वही आपकी हेडिंग लिखी हुई है, बेसिक्स बिफोर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये बेसिक्स हैं ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना हो, पहले ही आप उन चीज़ों को समझ लें। तो पहला यहाँ पे क्या है बेसिक कि एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, मतलब जो भी आपके सैंपल में एटम या मोलिक्यूल्स होते हैं उनको पहले आयंस में कन्वर्ट किया जाता है, ये इसकी पहली शर्त है। कैसे लिखा है कि व्हेन वी गिव एनर्जी टू एनी मोलिक्यूल, मतलब जब भी हम किसी भी मोलिक्यूल या सैंपल को एनर्जी देते हैं किसी भी जरिए से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम से या लेजर से, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे बनते हैं और उन्हीं की एनालिसिस या उन्हीं को एनालाइज किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। समझ आया? तो ये पहला इसका पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं कि जैसे आयंस क्या है। आयंस कहने का मतलब है एन आयन इज ए पार्टिकल विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि कोई भी पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है आयोनाइजेशन के बाद उसको हम आयन बोलते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सैंपल में मॉलिक्यूल है, उनको मोस्टली हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव आयन में, कैटायन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कोई M, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये कोई यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं। देखो ये इसके अंदर जो है इसके न्यूट्रॉन और प्यूट्रॉन है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये इसके बाहर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होकर यहाँ से निकल जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना। तो वही लिखा है कि जैसे सपोज करो कि पहले कोई ये इस तरीके से आपका मॉलिक्यूल था, M नाम का कोई मॉलिक्यूल था, अभी ये नॉर्मली इस तरीके से है। जब आपने इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो आपके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेसिक फंडा आपने केमिस्ट्री में समझा होगा। तो बस यही है आयन का बनना, या इसी प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं।
तो सबसे पहले आयोनाइजेशन यहाँ पे किया जाता है। ये आप रियल एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 होता है, इसका अगर हम देखें तो 281 इस तरीके से होता है। तो जो पहली जो यहाँ पे इसका जो ऑर्बिट रहेगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे या घूम रहे होते हैं, दूसरे में यहाँ पे 8 होते हैं, इस तरीके से 4 5 6 7 8, और बाद में जो बचा उसमें 1 रहता है। तो जब भी आप इस सोडियम को यहाँ पे एनर्जी देते हैं तो जो सबसे बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षा से निकल जाता है और इस सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन होता है जब आप यहाँ पे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे मास एंड चार्ज का क्या मतलब है, जो चीज़ आप समझे हैं वही यहाँ पे बेसिक चीज़ आप समझ रहे हैं। मास कहने का मतलब जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है वेट ऑफ आयन। जो भी आयन है उसका वेट कितना है। जैसे यहाँ पे Na+, जैसे नॉर्मली समझो, जैसे कि सपोज करो ये आपका मॉलिक्यूल था NaCl, NaCl को आपने एनर्जी दी तो ये जो है Na+ Cl- में यहाँ पे यानी कि आयंस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया जब आपने एनर्जी दी। तो ये जो आयन है इनका कितना यहाँ पे भार है इन आयंस का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल m, यानी कि क्या, वेट ऑफ द आयन। आयन का जो वेट है, जो आयन बना है उसका वेट कितना है, वो आपका यहाँ पे मास कहा जाएगा। अब आयन का चार्ज, आयन पे चार्ज कितना है, लिखा है कि चार्ज जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, कि कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इस पे प्लस मतलब एक ही यहाँ पे +1 है, यहाँ पे Cl-1, इस पे +1, तो इनका जो Z है दोनों का एक है, इन पे जो चार्ज है दोनों पे 1 है। समझ गए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है इनका मास और चार्ज अभी आपने समझा। ठीक है, चार्ज मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे लिखा है मोस्ट आयंस इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री हैव +1 चार्ज, सो m/Z इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयन। तो ये चीज़ अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट समझने से आएगी। तो यहाँ पे हेडिंग है कि मास टू चार्ज रेशियो। जब हम मास को डिवाइड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल या उस आयन पे कितना चार्ज है, इस तरीके से मास टू चार्ज रेशियो इसको हम बोलते हैं। इसी को तो हम पता लगाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। मास यानी कि कितना उसका यहाँ पे भार है प्लस उस पर चार्ज कितना है, वो डिवाइड करने पे जो रेशियो निकलता है उसी को मास टू चार्ज रेशियो बोलते हैं। जैसे लिखा है ईच आयन इज सेपरेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू m/Z रेशियो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो अब ये क्या है, जैसे कि सपोज करो कोई आयन है, कोई आयन जिसका मास यहाँ पे 100 है और उसके ऊपर चार्ज भी +1 है, केवल प्लस है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 100 को यहाँ पे 1 से, जैसे 100 है किसी का मास, सपोज 100 है, उस पर चार्ज है केवल 1, तो डिवाइड करने पर ये 100 ही आएगा। तो मास टू चार्ज रेशियो 100। और सपोज करो कोई आयन है जिसका मास है 200 और उसके ऊपर चार्ज है +2, तो जब आप डिवाइड करोगे +2 से, यहाँ पे अब 100 को +2 यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 200 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझे कि जो भी यहाँ पे चार्ज है उससे हमको डिवाइड करना होता है मास को, और उसी को हम बोलते हैं मास टू चार्ज रेशियो। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर था, इसका जो मास होता है सोडियम आयन का Na+ जो आयन का जो चार्ज होता है वो 23 यहाँ पे होता है, 23, और इस पे एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पे 23 आएगा। ये हो गया क्या, इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना हो गया, 23। इस तरीके से तो ज़्यादातर जो हमारे इस मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो भी यहाँ पे एलिमेंट या जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उन पर +1 चार्ज ही होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट आयन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री है +1 चार्ज। सो इसी वजह से जो मास टू चार्ज रेशियो भी मास ऑफ द आयन के मास के बराबर ही होता है। जैसे जब +1 है, +1 चार्ज है, जितना इसका मास था उतना ही यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो भी आ रहा है। शर्त यह है अगर वहाँ पे +1 चार्ज हो, अगर 2 +2 हो, +3 हो या -3 हो तो वहाँ पे ये जो है उसे डिवाइड करने पे घट जाता है। समझ गए। तो ये है आपका मास टू चार्ज रेशियो जो आपको यहाँ पे मेजर करना है इस स्पेक्ट्रोमेट्री में।
ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है कि आइसोटोप क्या होते हैं। आपने आइसोटोप पढ़े होंगे, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है पर जो उनका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। तो लिखा है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इन आइसोटोप को इजीली पता कर लिया जाता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे है कार्बन 12 है या फिर कार्बन 13 है या Cl35 है या फिर Cl37 है 37 है। तो जैसे यहाँ पे जो इनका एटॉमिक नंबर है वो तो 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का यहाँ भी 6 है, पर इनका एटॉमिक जो यहाँ पे अगर बात करें जो मतलब कि मास है वो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है। तो इनको यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे आइसोटोप बोलेंगे। और इन आइसोटोप को आप इजीली इस स्पेक्ट्रोमेट्री से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म मैंने इसलिए रखी है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है कार्बन 12 और कार्बन 13। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है मोलिकुलर आयन। देखिए जब भी आप यहाँ पे आयोनाइज करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने किसी भी मोलिकुल को एनर्जी दी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये जो आयंस जो बन रहे हैं वो दो तरीके से बनते हैं। कई बार क्या होता है, जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो पूरे इस मोलिकुल को तोड़ भी देती है, तोड़ करके उसके फ्रैगमेंट में बदल देती है, यानी कि टुकड़ों में। बहुत से मोलिकुल ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देते हैं पर वो टूटते नहीं हैं। तो इसके बेसिस पर दो टाइप के आयन यहाँ पे हो जाते हैं। पहला है यहाँ पे मोलिकुलर आयन, जिसको हम पेरेंट आयन भी बोलते हैं। दूसरा है फ्रेगमेंट आयन। तो मोलिकुलर आयन या बोलते पेरेंट आयन मतलब कि वो आयन जो बिना टूट करके बना है। लिखा है कि व्हेन ए मॉलिक्यूल लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन विदाउट ब्रेकिंग, कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बिना टूटे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है और वो आयंस में कन्वर्ट भी हो जाता है, तो उस आयन को, जो वो आयन बना है, उसको मॉलिकुलर आयन बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि ये है कोई एम इस तरीके से है, ये एज इट इज इस तरीके से ये कोई मॉलिक्यूल है। आपने इस पर बौछार करी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, आपने एनर्जी दी। अगर ये इसका कोई भी हिस्सा नहीं टूटा है, बस इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया है और इस पर M+ चार्ज आ गया, एज इट इज ये रहा है, तो इसका जब कोई भी हिस्सा नहीं टूटा है और ये आयंस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये जो आयन बना बस यही है मॉलिकुलर आयन। इसको हम पेरेंट आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ए मॉलिक्यूल लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, तो उसी को हम बोलते हैं मॉलिकुलर आयन। दिस पीक गिव्स द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। इसकी जो पीक बनती है ना स्पेक्ट्रम में, वो आपको उस पूरे कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट बताती है। ये चीज़ आप आगे समझेंगे। ठीक है, दूसरा है फ्रेगमेंट आयन। फ्रेगमेंट आयन क्या होता है, यहाँ पे जब आपने इसी मॉलिक्यूल, सपोज करो कोई कमजोर सा मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड इजीली टूट सकते हैं। सपोज करो यही जब आपने दी, तो ये जो है इस तरीके से इस तरीके से इन दो हिस्सों में टूट गया। ठीक है, ये दो हिस्सों में टूट गया, पहले नहीं टूटा था, तो इसको हम यहाँ पे फ्रेगमेंट बोलते हैं। फ्रेगमेंट, इस पे पॉजिटिव आया है, सपोज करो इस पे नेगेटिव आया, तो ये जो आयन यहाँ पे बने, ये फ्रेगमेंट आयन बने, टुकड़ों वाले। ठीक है, ये जो है नहीं टूटा था, ये टूट करके बना है। तो बस यही है, और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, तो टूटने की प्रोसेस को। तो द मॉलिक्यूल आयन में ब्रेक इनटू स्मॉलर आयन कॉल्ड फ्रेगमेंट आयन। जो मॉलिकुलर आयन है, या बोले तो जो मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। बाद में चल के ये भी टूट सकता है, जब आप इसको और भी एनर्जी देंगे बाद में चल के टूट भी जाता है। तो वही आपका टूट करके जो आयन बनते हैं वो फ्रेगमेंट आयन कहे जाते हैं। और फ्रेगमेंट आयन या फ्रेगमेंटेशन से ही हम उस कंपाउंड की ना स्ट्रक्चर को पता कर पाते हैं। लिखा है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये चीज़ें जब मैं आपको यहाँ पे पूरा जो भी स्पेक्ट्रम है उसको इंटरप्रेटेट करना सिखाऊंगा कि कैसे वहाँ से डेटा को समझते हैं, तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बस ध्यान ये रखना है, जो मॉलिकुलर आयन है जो बिना टूटे हुए बना है, उससे आप वेट पता कर पाएंगे कि वो कंपाउंड का वेट कितना है। जो फ्रेगमेंट आयन जो है, जो छोटे छोटे हिस्सों में टूट करके बने हैं, उनसे आप उनकी स्ट्रक्चर पता कर पाएंगे। ठीक है, दोनों ही हमारे काम के हैं। आगे लिखा है फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, तभी यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने कैंची को दिखा रखा है कि कैंची से इसके कई सारे हिस्से हो गए, इन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट या
टुकड़े। जैसे ये कोई एक कंपाउंड है बड़ा सा, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो इसके यहाँ पे 3 टुकड़े हो गए, ये फ्रेगमेंट कहे जाएंगे। और ये अगर ऐसे ही ऐसा रहा और इस पे प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता तो इसको हम यहाँ पे पेरेंट आयन या मोलिकुलर आयन बोल देते हैं। अगर इस पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो ये हमारे फ्रेगमेंट आयन कहे जाएंगे। समझ गए। आगे लिखा है यहाँ पे मास स्पेक्ट्रम, कि जो स्पेक्ट्रम बन करके आता है ना मास स्पेक्ट्रोमीटर में, उसको मास स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो इस तरीके से होता है, द आउटपुट इज ए ग्राफ। एक ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो होता है, बाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होता है कि कोई भी जो आयन है वो कितनी मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रियल दिखा देता हूँ। जैसे इस तरीके से ग्राफ बन करके आता है। ये एक्स एक्सिस पे आप देखोगे, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो m/z। हमने जाना था ना कि यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर ही सेपरेशन होता है, जो इसका बेस यहीं से बनता है। आयंस में कन्वर्ट करा, आयंस को फिर यहाँ पे सेपरेट किया जा रहा है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर। तो मास टू चार्ज रेशियो यही डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो शो करता है। ठीक है। दूसरी तरफ है यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कि उसकी मात्रा, जो भी आयन है उसकी मात्रा कितनी है। अब ये जो पीक है ये क्यों बन रही है, इसका क्या मतलब है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। समझ आया कि एक्स एक्सिस पे m/z रेशियो होता है, वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होता है, यानी कि वो भी जो भी आपका एलिमेंट या आयन है उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है। आगे है यहाँ पे जो आप ग्राफ में देखोगे ना, यहाँ पे 2-3 तरह की पीक नज़र आती हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। पहला यहाँ पे बेस पीक। बेस पीक कहने का मतलब है जो सबसे लंबी जो पीक होती है, टॉलेस्ट पीक इन द ग्राफ या स्पेक्ट्रम, तो वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आयन सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है उस सैंपल के अंदर। जैसे लिखा है टॉलेस्ट पीक इन द स्पेक्ट्रम, मतलब कि 100% इंटेंसिटी। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल एंड अबंडेंट फ्रेगमेंट आयन, कि जो भी फ्रेगमेंट आयन है, देखो जैसे सबसे बड़ी जो पीक आ रही है ये आ रही है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी या इसका जो अबंडेंस यानी कि जो मात्रा है वो 100 है, 100 यानी कि सबसे ज़्यादा यही है, तो ये आपकी बेस पीक कही जाती है। ठीक। यहाँ पे दूसरी है पीक, यहाँ पे मोलिकुलर आयन पीक। हमने अभी जाना था कि मोलिकुलर आयन क्या होता है, वो आयन जो मॉलिक्यूल के बिना टूटे हुए बना है। मॉलिक्यूल टूटा नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उसकी जो पीक नज़र जो आती है, देखो जब वो टूटा ही नहीं है, कहने का मतलब है उसका मास तो ज़्यादा होगा ही होगा, उसका भार ज़्यादा होगा ना। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, ये है आपका मॉलिक्यूल, ये जब टूटा ही नहीं है, जितना मास था तो भाई मास ज़्यादा होगा ही रहेगा। ये जब टूट गया है तो इनका मास कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, मोलिकुलर आयन पीक, मतलब कि वो पीक जो कि मोलिकुलर आयन को दिखाती है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 10, 15, 20, 25, 30, जिनका मोलिकुलर मास कम होता है, मास यानी कि भार जब कम होता है तो उनकी पीक यहाँ नज़र आती है। जिसका जितना ज़्यादा मास रहेगा, जितना ज़्यादा जिसमें वजन रहेगा, उसकी पीक उतनी ही राइट मोस्ट यानी कि इस सीधे हाथ की तरफ आएगी। जैसे ये जो वाली पीक है, ये यहाँ पे मोलिकुलर आयन की पीक है। मोलिकुलर आयन हम किसको बोल रहे हैं, वो आयन जो मॉलिक्यूल के बिना टूटे ही बना है। बिना टूटे मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया था। ठीक है। बाकी की जो पीक बन रही हैं ये हमारी फ्रेगमेंट आयन की पीक है, मतलब कि वो पीक जब आपका मॉलिक्यूल टूट गया है, जब उनके आयन बने हैं, उनके बनने से बनी है। जैसे ये वाली जो पीक बनी है आपकी जो राइट साइड में, ये मोलिकुलर आयन की पीक है। मोलिकुलर आयन की पीक सिर्फ एक होती है, ठीक है, जो कि ये बताती है कि उसका जो भी कंपाउंड, उसका मोलिकुलर वेट कितना है। जैसे ये 72 पर आ रही है, तो जो भी कंपाउंड जिसके आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसका मोलिकुलर वेट यहाँ पे 72 होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा। ठीक है। दूसरी तरफ जो ये देख रहे हो आयन, फ्रेगमेंट आयन है, ये भी फ्रेगमेंट आयन है, ये भी फ्रेगमेंट आयन है। ये उन चीज़ों को दिखा रहे हैं जो इस मोलिकुलर आयन या मोलिक्यूल के टूटने से जो आयन बने हैं उनकी पीक, इनको हम फ्रेगमेंट आयन पीक बोलते हैं। फ्रेगमेंट आयन पीक में या मोलिकुलर आयन के बीच में जो सबसे बड़ी जो पीक होती है उसको बेस पीक बोलते हैं। ठीक है। अब मैं लास्ट में एक लाइन में और बता देता हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सैंपल में मौजूद है वो तो ये वाला एलिमेंट या ये वाला आयन होगा जिसका यहाँ पे
पूरा 100% इंटेंसिटी है, पर मास जो सबसे ज़्यादा है वो ये है, इस तरफ जो दिखा रखा है पूरा मोलिकुलर आयन का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मोलिकुलर आयन पीक लिखा है यूजुअली अपीयर ऑन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये सीधे हाथ पर नजर आती है। शोज द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के मोलिकुलर वेट को ये दिखाती है। और जो अदर जो फ्रेगमेंट पीक है जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर को पता करने में मदद करेंगी। समझ आया? तो ये है यहाँ पे मोलिकुलर आयन पीक। इसके अलावा यहाँ पे आगे आप देखोगे एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ पे रियल एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये लिखा है सिंप्लीफाइड मास स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन। तो यहाँ पे देखिए मास स्पेक्ट्रम दिखा रखा है पेंटेन का, जिसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। पेंटेन यानी कि जिसमें 5 कार्बन है, जैसे कि CH3, CH2, 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 CH3। अब इसको मैं बेसिक आपको समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें ना कंप्यूटर पे स्पेक्ट्रोमीटर में नज़र आती हैं, बस उसको इंटरप्रेटेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें मशीनें ही करती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको दिखा रखा है क्या, मास टू चार्ज रेशियो, कि जो भी आपके आयन बने हैं उनका मास कितना है प्लस उन पे चार्ज कितना है, उसके बेसिस पे बना है मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, इधर है रिलेटिव अबंडेंस, कि उसके रिलेटिव अगर हम देखें तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी मात्रा कितनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो सीधे हाथ पे जो दे रखा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी आपको बोला था कि जो भी चीज़ जो सबसे भारी होती है, जैसे कि ये पैमाना है एक तरीके का, तो इधर ये जो पीक है, ये जो है इसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा है, वो उसको इंडिकेट कर रही है। जैसे जो पेंटेन है, जब वो बिना टूटे, जैसे ये कोई भी सपोज करो यही पेंटेन है, पेंटेन को आपने यहाँ पे जो है आयंस या सॉरी इलेक्ट्रॉन आपने दिए, यानी कि एनर्जी आपने दी, तो वो बिना टूटे जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मोलिकुलर आयन बनाता है, ठीक है, टूटा नहीं है, मोलिकुलर आयन बनाता है, तो उसकी जो पीक है वो यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये 72 यहाँ पे लिखा आ रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो सभी का आपको इसका एटॉमिक जो मास है वो कैलकुलेट करना है। इसकी कार्बन का 12 होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 12 कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, प्लस फिर दोबारा कार्बन है तो 12, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2, फिर यहाँ पे कार्बन है 12, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2, फिर यहाँ पे एक और कार्बन है यहाँ पे 12, फिर 2, फिर 12 और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 5 हमारे क्या हो गए, कार्बन हो गए, तो 60 तो हमारा ऐसे ही हो गया, 12 पंजे 60। ठीक है, बाकी बचा 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 10 11 12, यानी कि प्लस 12, तो कितना निकला 72। तो मोलिकुलर मास कितना निकला पेंटेन का 72। तो आपने इससे पता कर लिया, ये जो पीक नजर आई है यहाँ पे 72 पर आ रही है, तो ये मोलिकुलर आयन की पीक है, जो पूरा मोलिकुलर वेट बता रही है किसका, इस कंपाउंड का, इस मॉलिक्यूल का। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मोलिकुलर आयन जो होता है, लिखा है दिस पीक, जो पीक अभी मैंने डिस्कस करी, दिस पीक गिव्स द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड। मोलिकुलर वेट दिया, पता चला आपको क्या है। ठीक है, तो ये हमारा मोलिकुलर आयन का यहाँ पे निकला। जब यही मोलिकुलर आयन या यही जो मोलिक्यूल है, जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है तो उनको हम फ्रेगमेंट आयन बोलते हैं। तो बाकी की जो पीक बन रही है ना, ये फ्रेगमेंट आयन की पीक है। जैसे ये जो पीक है ये किसको इंडिकेट कर रही है, देखो यहाँ पे जब ये इतना टूट जाता है, जैसे कि CH3 CH2, ये वाला हिस्सा जब इतना टूट जाता है इससे अलग, तो इसका जो फ्रेगमेंट बनता है, इसकी जो पीक है वो ये है। जैसे आप काउंट करिए, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 26 और 3 29, तो 29 यहाँ पे मोलिकुलर मास किसका निकला, इस वाले हिस्से का निकला। ठीक है, आगे दिखा रखा है यहाँ पे ये 43 कब है, जब यहाँ पे ये CH3 अलग हो जाता है, केवल बाकी का सॉरी जब ये CH2 ये वाला हिस्सा है ये इतना अलग हो जाता है, ये बचता है। जैसे कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2, ये इतना जब अलग होकर के फ्रेगमेंट बनाता है, तो देखो इसका इतना तो यहाँ पे 29 था ही था, प्लस यहाँ पे 12 प्लस 2 यानी कि 14, 14 और इसमें आपने ऐड करने हैं प्लस 14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी कि 3 एंड 2 1 यहाँ पे 43। तो ये वाली जो पीक नजर आ रही है वो इस वाले फ्रेगमेंट को इंडिकेट करी है, इतने फ्रेगमेंट को। समझ रहे हो मेरी बात? अब आगे जो पीक है 57, उसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो
यही जो पहले जो मोलिकुलर आयन था उसकी पीक इतनी थी, जब ये अलग अलग हिस्सों में टूटा अलग अलग तरीकों से, और इसके टूटने के ना नियम है। आप ये मत समझना कि कोई भी कहीं से भी टूट जाएगा। अभी आप यहाँ पे सिलेबस में आपको बताऊं, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के रूल आप समझोगे, मास फ्रेगमेंटेशन क्या है और उसका रूल क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से टूटता है, किस वजह से टूटता है, वो भी रूल है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बस इन्हीं पार्ट में टूट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता। जब आपके पास इस तरीके से टूट करके मॉलिक्यूल की यहाँ पे आपको पीक मिल गई हैं, आयंस की पीक मिल गई हैं, बस आप इन्हीं को जोड़ दोगे और आपको इसके स्ट्रक्चर का अंदाज़ा या कहें तो पता लग जाएगा। साथ के साथ मॉलिक्यूलर वेट का पता लग ही गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये स्पेक्ट्रोमेट्री काम करती है। समझ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ गौर करनी है, यहाँ पे 43 जो वाली है ये सबसे ऊंची है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में इसका जो फ्रेगमेंट आयन बना ना, वो इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा सबसे ज़्यादा मात्रा में बना था जब ये टूटता है। कौन? ये पेंटेन। पेंटेन जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यही बनता है। ठीक है, ये बाकी जो बने हैं ये कम कम मात्रा में बने हैं। इस तरीके से ये ऑलरेडी भी कम मात्रा में था, पर जब ये टूटता है तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ये वाला आयन बनता है। समझिए मेरी बात। तो इस तरीके से आपने डेटा को यहाँ पे इंटरप्रेटेट करना है। अभी आपने ना बेसिक चीज़ें समझी हैं, ये बहुत ज़रूरी है एमफार्म के हिसाब से। तो अभी थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ, आपने समझा कि आयंस कैसे बनते हैं, आयंस क्या होते हैं, मास टू चार्ज रेशियो क्या होता है, मास क्या है, चार्ज क्या है, और ये कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया। आइसोटोप क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। मोलिकुलर आयन क्या होते हैं, फ्रेगमेंट आयन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं वो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल दिखाया। मास स्पेक्ट्रम को मैंने यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में आपको बताया। यहाँ पे बेस पीक क्या होती है, मोलिकुलर पीक क्या होती है, और फिर यहाँ पे डेटा को कैसे इंटरप्रेटेड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा है, बस उनका पूरा निचोड़ हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं आपके वही क्वेश्चन पे जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी थी कि भाई क्या है यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अब आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसमें जो भी सैंपल आपने एनालाइज करना है पहले उसको आयंस में कन्वर्ट कर लिया, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से निकालना है, जिसकी मदद से आपको मास टू चार्ज रेशियो यहाँ पे पता चलेगा। बस उसी के जरिए आपने उसका मोलिकुलर वेट और जो फ्रेगमेंट जो बने हैं उसके बेसिस पे उसकी स्ट्रक्चर आपने पता करती है ना। सिंपल यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये चीज़ अब आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक ये आपकी डेफिनेशन बता दी थी। अब यहाँ पे लिखा है सिंपल वही चीज़ कि ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है, लिखा है कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मोलिकुलर वेट, स्ट्रक्चरल फीचर एंड कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। सिंपल वही तो चीज़ है। अभी आपने यही तो समझा कि इस स्पेक्ट्रोमेट्री से आप मोलिकुलर वेट पता कर पाते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर की क्या क्या स्ट्रक्चर में मौजूद है वो पता कर पाते हैं, और पूरा कंपोजिशन पता कर पाते हैं कंपाउंड का, है ना। आगे लिखा है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोनों है भाई। आप इसका मास पता कर पा रहे हो, मतलब क्वांटिफाई कर पा रहे हो, तो क्वांटिटेटिव है ये। आप ये भी पता कर पा रहे हो कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब क्वालिटी भी पता कर पा रहे हो। तो दोनों है ये, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करके मैंने यहाँ पे लिखी है, अनलाइक अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो अभी तक आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी थी जैसे कि यूपी थी, IR, NMR या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन वाली, तो उनकी तरह इट डज नॉट वर्क ऑन एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे उनकी तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके या एमिट करके काम नहीं करती है। पूरा मैंने आपको फंडा समझा दिया, ये उस पर काम नहीं करती है। लाइट आप नहीं दे रहे हो यहाँ पे, ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है, ये एमिशन नहीं कर रही है, इसका एक अलग ही तरीका है। इसी वजह से ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होकर के स्पेक्ट्रोमेट्री है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसका जो रियल इमेज है ना स्पेक्ट्रोमेट्री का, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, कुछ इस तरीके से ये सेटअप होता है। ये ग्राफ इस तरीके से कंप्यूटर पे नज़र आता है, जिसको आपने इंटरप्रेटेट करना होता है। समझ गए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, तो लिखा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डैट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू चार्ज्ड आयन which are separated based on their mass to charge ratio in an electric or magnetic field and then detected to give information about molecular weight and structure। ये पढ़ने में ही बड़ा लग रहा है, मतलब सिर्फ इसका यही है कि जो इस स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी सैंपल या मोलिक्यूल है पहले उसको कन्वर्ट करा आपने चार्ज आयन में, आयन बन गए। अब उन्हीं आयन्स को आपने सेपरेट करना है उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे कि उनका वजन कितना है और उन पे चार्ज कितना है, उसके बेसिस पे सेपरेट कर लिया।
कैसे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा करके। और जब वो पहुंचते हैं डिटेक्टर पे तो वो डिटेक्ट करके उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और वेट को पता करने में मदद करता है। सिंपल सा ये इसका प्रिंसिपल हो गया। थोड़ा सा आपको मैं इसका ये समझा देता हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। देखो सिंपल इस तरीके से है, जैसे कि इसमें स्टार्टिंग होता है सैंपल एंटर्स एयर, इसको हम बोलते हैं सैंपल इनलेट, जहाँ से सैंपल आपने देना होता है, जिसकी आपने एनालिसिस करनी है। सैंपल यहाँ पे पहुँचता है। नीचे है इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, जहाँ पे बहुत सारे हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे, तो यही वो एरिया है जहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। कहने का मतलब है आपका जो मॉलिक्यूल है वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। आगे ये जो है आपको मिलेगी कुछ प्लेट, जिनको हम एक्सेलरेशन प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो आयंस बने हैं ये उनको स्पीड देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है, ताकि सभी एक स्पीड से आगे को बढ़े। ठीक है, जब ये आगे सेम स्पीड से बढ़ेंगे, हल्के भारी सब, तो आगे पड़ेगा मैग्नेट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मास एनालाइजर। यहाँ पे अब उनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो हल्का होगा वो पहले गिरेगा, हल्का पहले ही वेंड हो जाएगा। जो भारी होगा वो धीरे 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 डिटेक्टर के पास पहुंचेगा। मतलब मास कितना है, वजन कितना है और उनके ऊपर चार्ज कितना है, उसके बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। और डिटेक्टर जो है उनको उनके इसी मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पर ग्राफ बना करके यहाँ पे तैयार करेगा। देखो ये तीनों जो इमेज है ना, आप जो मन चाहे एग्जाम में बनाना चाहें, ये हो ये हो ये हो, बस आपको समझ आना चाहिए। देखो ये भी वही चीज़ दिखा रखा है। सैंपल गया, यहाँ पे आपने आयोनाइजिंग इलेक्ट्रॉन बीम लगाया, यहाँ पे आयोनाइजेशन हुआ, यहाँ पे आगे बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेट के जरिए जो है वो अलग अलग सेपरेट हुए, डिटेक्टर के पास गए और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा ग्राफ या पीक नजर आएंगे। ये चीज़ और अच्छे से यहाँ भी दिखा रहा है कि जो हल्का होता है देखो वो पहले ही गिर जाता है। इसका देखो मोलिकुलर जो मास है 44 है, पहले गिर रहा है, 45 है उसके बाद गिर रहा है, 46 उसके बाद गिर रहा है। समझ गए? तो ये है यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। तो हेडिंग अब आपने क्या देखनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसके यहाँ पे 6 पार्ट होते हैं, जो अभी आपने पार्ट देखे। पहला है सैंपल इनलेट, जहाँ से आप सैंपल दे रहे हो। दूसरा है आयोनाइजेशन सोर्स, जहाँ पे हीटिंग भी होती है, साथ के साथ आयन भी यहाँ पे, या बोले तो एनर्जी भी दी जाती है, ये आयोनाइजेशन होता है। फिर आता है यहाँ पे कुछ स्लिट, जिनको हम यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं मैंने। सैंपल इनलेट है, आयोनाइजेशन सोर्स है, एक्सेलरेशन प्लेट है, मास एनालाइजर है। मास एनालाइजर भी कई तरह के होते हैं। मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक हुआ, या फिर आपका और भी हुआ, जैसे आपके सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ोगे APPI एनालाइजर है, या क्वाड्रोपोल एनालाइजर है, टाइम ऑफ लाइट एनालाइजर है। तो अलग अलग एनालाइजर होते हैं, ठीक है, मास को एनालाइज करने वाले। फिर आता है डिटेक्टर, और लास्ट में आता है डेटा सिस्टम या रिकॉर्डर। तो जब आप एग्जाम में लिखें तो आप सिंपली मैग्नेट वाला ही दिखा दीजिएगा, ये बहुत कॉमन है, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, अब इन्हीं जो पार्ट हमने बात करी उनको हम अच्छे से देखेंगे। तो पहला यहाँ पे सैंपल इनलेट सिस्टम लिखा है कि ये इंट्रोड्यूस करता है सैंपल को इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो लिखा है इट इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो भी सैंपल आपका गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इसके टाइप भी होते हैं इनलेट सिस्टम के, जैसे गैस के लिए गैस इनलेट होता है, कुछ डायरेक्ट प्रोब भी होते हैं, या कपलिंग भी होती है गैस क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भाई यहाँ पे जो हम मॉलिक्यूलर मास या फिर जो भी स्ट्रक्चर पता करते हैं, किसी नॉन कंपाउंड की करते हैं या अननोन की करते हैं। जैसे हमारे पास तो भाई केमिकल का मिक्सचर है, अब हमें क्या पता वहाँ पे कौन सा मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो उनकी जो पीक आएंगी वो तो भाई एक दूसरे में मिक्स भी हो सकती हैं अगर मिक्सचर हुआ। तो ये आखिर कैसे एक एक कंपाउंड को अलग अलग करके पता करेगा? तो देखिए इसका मेन काम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर को पता करना है, सेपरेट करना नहीं है। सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो आपके सिलेबस में दूसरी है, वो है आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। HPLC, HPTLC, गैस क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या TLC, बहुत सारी टेक्निक यहाँ पे हैं, वो सेपरेशन करती हैं। जैसे कि अब मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। जैसे बहुत सारी यहाँ पे सपोज करो कि आपने अननोन कोई भी यहाँ पे केमिकल ले लिया। अब केमिकल में कई सारे यहाँ पे मिक्सचर हो गए, ठीक है, इस तरीके से। ये ब्लू कलर में मैंने दिखा दिया और ये ब्लैक कलर में, मतलब अलग अलग यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल हो गए। अब आपने इनकी स्ट्रक्चर को पता करना है और मॉलिक्यूलर वेट को पता करना है। अब आप डायरेक्टली अगर इस
मास स्पेक्ट्रोमेट्री को ये दोगे तो भाई वो तो जो पीक बनेंगे वो तो एक दूसरे में मिक्स होंगे और कंफ्यूज करेंगे कि भाई ये किसका है ये किसका है। तो पहले हम इनका सेपरेशन कर लेते हैं। सेपरेशन करने के लिए हम HPLC यूज़ कर सकते हैं या गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर TLC, वो डिपेंड करता है किस तरह का आपको यहाँ पे एनालाइट है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कॉम्बो में भी चलते हैं। कॉम्बो में कैसे, ये मास जो स्पेक्ट्रोमेट्री है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ भी जुड़ी होती है, मतलब रियल इंडस्ट्री में या रिसर्च जहाँ भी होती है वहाँ, या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ भी जुड़ी होती है, या HPLC के साथ भी जुड़ी होती है। मतलब एक तरफ सेपरेशन हो रहा है तो दूसरी तरफ आपको उनका मोलिकुलर मास और स्ट्रक्चर का पता चल रहा है, तो ये मिल करके भी यहाँ पे काम करते हैं। इसको हम कपलिंग बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आयोनाइजेशन सोर्स, कि आपका सैंपल तो आ गया। हमारी पहली शर्त यही है कि हम जो भी सैंपल है उसको डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, हमें उसको आयंस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनटू आयन, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको आयन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बहुत सारे तरीके आपके सिलेबस में हैं। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है, केमिकल आयोनाइजेशन है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन है, माल्डी आयोनाइजेशन का तरीका है जिसकी फुल फॉर्म है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयोनाइजेशन। सभी को हम देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे आपके आयोनाइजेशन की टेक्निक दे रखी है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है कि कोई भी जो आपके यहाँ पे एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है उसको आप एनर्जी दोगे, एनर्जी आप दोगे तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और फिर क्या बनेगा, उस पर जैसे ही एक माइनस गया प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, बस आयन्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, अब आयन आपके बन करके रेडी हो गए। फिर आती है एक्सेलरेशन प्लेट, कि आफ्टर आयोनाइजेशन आयन्स आर एक्सेलरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो प्लेट है इनको एक्सेलरेशन प्लेट बोलते हैं, जहाँ पे आयन्स को एक्सेलरेट यानी कि तेज किया जाता है, स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जाता है। लिखा है इट इंश्योर्स ऑल आयन्स हैव नियरली द सेम काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंटरिंग द मास एनालाइजर। कि मास एनालाइजर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उसमें पहुंचने से पहले इसका काम ये होता है सभी आयन्स की जो स्पीड है वो बराबर हो जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से मास और चार्ज के रेशियो के बेसिस पे सेपरेट हो पाए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से तभी काम कर पाएगा जब यहाँ पे सभी की स्पीड बराबर रहेगी। तो ये जो प्लेट है आयन एक्सेलरेटेड प्लेट, ये उनको एक्सेलरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, समझ गए एक्सेलरेशन प्लेट। उसके बाद आता है मास एनालाइजर। मैंने बोला एनालाइजर कई टाइप के होते हैं, जो कॉमनली है वो है मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक सेक्टर। तो एक्सेलरेटेड आयन पास थ्रू ए मास एनालाइजर विच सेपरेट देम बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो। लाइटर आयन्स मूव फास्टर, हैवियर आयन्स स्लोअर डिपेंडिंग ऑन एनालाइजर टाइम। कि यहाँ पे जब आपके आयन आगे बढ़ रहे होते हैं सेम स्पीड से, तो मैग्नेटिक फील्ड या अदर कोई भी तरह का आपको यहाँ पे मास एनालाइजर मिलेगा। तो अब जो हल्के आयन हैं, हल्के वो जल्दी यहाँ पे मूव करेंगे, भाई पतला आदमी तेजी से भागता है, जो भारी होंगे मतलब कि जिस पे यहाँ पे मास ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे आगे मूव करेगा। बस उसी के बेसिस पे उनका सेपरेशन हो जाएगा। जैसे ये वाली जो लाइन है ये वेंड हो गई है पहले ही, मतलब ये हल्का चार्ज है, हल्का पार्टी आयन है यहाँ पे, ये उससे भारी है, ये उससे भारी है और भी भारी है, इस तरीके से। या यही चीज़ आप यहाँ से और बेटर समझ सकते हैं, जो पहले गिर रहा है 44 है, फिर 45 है, फिर 46 है, ये मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मास एनालाइजर के कई सारे कॉमन टाइप है। पहला तो मैग्नेटिक सेक्टर हो गया, कि जो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करता है यहाँ पे और यहाँ पे आयंस को यहाँ पे सेपरेट करता है। दूसरा यहाँ पे ये क्वाड्रपल होता है, जैसे कि आपके सिलेबस में दे रखा है यहाँ पे क्वाड्रपल ये। ठीक है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये भी है। क्वाड्रपल में क्या होता है, डायरेक्ट करंट या रेडियो फ्रिक्वेंसी जो वोल्टेज है उनका हम यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे उनको सेपरेट करते हैं, मतलब कि करंट के बेसिस पर। ठीक है, दूसरा और तरीका है यहाँ पे एक और, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको शॉर्ट में TOF बोलते हैं। ये सेपरेट करता है आयन को इस बेसिस पे कि कौन सा आयन डिटेक्टर के पास कितनी जल्दी पहुंच रहा है और कौन सा आयन कितनी देर में पहुंच रहा है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू रीच द डिटेक्टर, डिटेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है कोई भी आयन, उसके बेसिस पे ये सेपरेट करता है। एक है यहाँ पे आयन ट्रैप करके, कि इसमें आयंस को ट्रैप कर लिया जाता है, फिर उनको सिक्वेंसली इजेक्ट किया जाता है उनके मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे। तो ये कई सारे मास एनालाइजर के टाइप हैं। आप इन सभी को नहीं लिखिएगा अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आए, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्टली बस आप इस वाले पोर्शन को लिख दीजिएगा, मैग्नेटिक सेक्टर को एग्जाम्पल में इस तरीके से दिखा करके।
समझ गए मेरी बात। फिर आता है यहाँ पे डिटेक्टर, जिसका काम होता है जो आयंस आ रहे हैं सेपरेट होकर के मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे उनको डिटेक्ट करना और एक इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे जनरेट करना। लिखा है डिटेक्ट्स आयंस एंड कन्वर्ट देयर सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल करंट। जो मोस्ट कॉमनली जो इसमें डिटेक्टर यूज होता है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। समझ गए। लास्ट में यहाँ पे डेटा सिस्टम और रिकॉर्डर। डेटा सिस्टम एंड रिकॉर्डर, जो भी डिटेक्टर ने चीज़ों को डिटेक्ट किया है, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जनरेट किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मास स्पेक्ट्रम बन के नज़र आता है। मास स्पेक्ट्रम जिसमें एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो शो होता है, बाई एक्सिस पे रिलेटिव अबेंडेंस शो होता है कि कितनी मात्रा में है। इट शोज मोलिकुलर आयन पीक, फ्रेगमेंट पीक्स एंड बेस पीक। सारी पीक यहाँ पे नज़र आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें हम पहले इसी वजह से समझ गए हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैंने ये भारी भारी टर्म यूज़ करेंगे, मोलिकुलर पीक, बेस पीक या फिर फ्रैगमेंट पीक क्या है, अब आपको पहले ही आइडिया हो कि अच्छा ये उसका मतलब ये है। जैसे ये मोलिकुलर पीक है, ये फ्रैगमेंट पीक है, ठीक है, ये आपकी बेस पीक है। सारी पीक इस तरीके से स्पेक्ट्रम पे नज़र आते हैं, स्पेक्ट्रम बन करके नज़र आता है। ठीक है, ये आपका काम होता है इसका डेटा सिस्टम या रिकॉर्डर का। समझ गए। ये है पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन। सारे पार्ट के आप नाम याद कर लीजिए, किसका क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे ये बनाइए, चाहे ये बनाइए, चाहे ये बनाइए, बस ये है आपने उसको अच्छे से इलस्ट्रेट करना है एग्जामिनर के सामने। समझ गए मेरी बात। अब इसकी एप्लीकेशन तो अब आपको समझ आ ही गई होंगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही उसके यूज से करा था। तो पहले यूज़ किया है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट। जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसका आप एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतनी सारी दवाइयाँ हैं, इतने सारे कंपाउंड यहाँ पे खोजे जा रहे हैं नए नए, तो उनका यहाँ पे मास आप पता कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर को भी आप इलुसिडेट कर सकते हैं। भाई आपको पता होगा जब हम यहाँ पे उनको तोड़ दे रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जब हम उनको तोड़ दे रहे हैं तो उनका मास, उनकी पीक के वजह से हम उनको जोड़ जोड़ के पता कर पाएंगे कि अच्छा उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को पता करने में या कौन सा ड्रग या कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आगे है एलिमेंटल एंड आइसोटोप एनालिसिस। आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट मौजूद है और उसका आइसोटोप भी आप जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अभी मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, जैसे कि कार्बन 12 वाला है या कार्बन 13 वाला है, वो भी सिंपली पीक के जरिए आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ड्रग को तो आइडेंटिफाई आप कर ही सकते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी ड्रग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी मदद से। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप मेज़र कर सकते हैं ड्रग का अमाउंट कितना है या कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल है उसका अमाउंट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में इम्प्योरिटी वगैरह को कंट्रोल करने में, ड्रग का मेटाबॉलिज्म किस रेट से हो रहा है वो सारी चीज़ें देखने में और प्योरिटी को चेक करने में, ये सारी चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। आई होप आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। जस्ट आप ये मत समझना कि अभी तो पहला ही क्वेश्चन इतनी देर में हुआ है। आप बस ये चीज़ें समझो कि आपको समझ कितनी चीज़ें आ गई यहाँ पे। ये एकदम न्यू टेक्निक थी, आपने बेसिक चीज़ों को समझा है। ये क्वेश्चन भी एकदम 10 नंबर का था, आपको सारा यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन है आपके, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी आयोनाइजेशन की टेक्निक आपने कवर करनी है और भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो ये जो सारा जो भी कंटेंट है, जो पूरी वीडियो है, आपको फार्मेसी वाले ऐप पर मिल जाएगी। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपने हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वहाँ पे नोट्स वगैरह सारा कंटेंट है हर एक सब्जेक्ट का, तो आप वहाँ पे जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने आपको तरीका स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यही थी आज की इस वीडियो में। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।